जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारी क्लास में एक बार। ये आपका विलयन का तीसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये सब चीज़ों को हमने पढ़ा था और उसके आधार पे कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगाए थे। तो वहाँ पे कोई दिक्कत तो ही नहीं थी, हैं? तो आज उसी के आगे कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, 4-5 सवाल जो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, उनको हम लोग लगाएंगे और समझेंगे। तो उन सवालों में से एक सवाल ये है आपके पास, 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 घिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आपको बेंजीन और CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। तो हमें द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। ये हम पहले किसका निकाल ले रहे हैं? मान लीजिए हम बेंजीन का निकाल ले रहे हैं, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत हम निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान, यानी कि जिसका निकाल रहे हैं। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22 ग्राम और डिवाइडेड बाई क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, हैं? तो विलयन का द्रव्यमान कितना है? बेंजीन और CCl4 जब दोनों को ऐड किया जाएगा तभी तो विलयन बनेगा। तो दोनों का द्रव्यमान टोटल कितना हो जाएगा? 22 + 22 मल्टीप्लाइड बाई 100। यही तो है, फार्मूले में हमने केवल मान रख दिया द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? किसी विलयन के 100 ग्राम में जितने ग्राम विलेय के घुले हों उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? 100 ग्राम विलयन में विलेय के जितने ग्राम घुले हों उसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। तो ये तुम्हारा हुआ जाके 22/44 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब ये डिवाइड करेंगे, ये 1, ये 2 और ये 50%, राइट। अब दो ही चीज़ें हैं उसमें। बेंजीन कितना प्रतिशत निकला है? 50%। तो CCl4 का कितना हो जाएगा? 100% होगा तो टोटल, तो उसमें से 50 घटा देंगे तो 50% आपका CCl4 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब एक और सवाल है, दूसरा सवाल है कि एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान CCl4 में घुला है, बेंजीन के मोल अंश की गणना करिए। तो अब हम इसमें क्या करें? मोल अंश के लिए क्या चाहिए होता है? मोल अंश के लिए हमें दोनों के मोल चाहिए। अगर हमें बेंजीन का मोल अंश निकालना है तो हमें बेंजीन के मोल चाहिए और साथ साथ हमें CCl4 के भी मोल चाहिए, दोनों के मोल चाहिए। तो हम ये मान लें, जैसे 30% की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान लें कि बेंजीन बराबर कितना है? बेंजीन है आपका 30 ग्राम, है। तो CCl4 कितना हो जाएगा बताइए? तो CCl4 आपका हो जाएगा 100, पूरा विलयन 100% होगा। 100% में से 30% को हम घटा देंगे, बचा हुआ हमारा CCl4 का आ जाएगा 70%, यानी कि 70 ग्राम। अगर हम ये ग्राम में लेंगे तभी तो वो परसेंटेज में ही माना जाएगा, परसेंटेज में ही तो माना जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? बेंजीन के हमें मोल निकालने हैं, यानी कि N बेंजीन हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया, N बेंजीन। अब N बेंजीन बराबर क्या होगा? 30 बटे, अब बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? परमाणु भार रखना पड़ेगा। तो कार्बन कितने हैं? 6, तो 12 और 12 उसका परमाणु भार होता है। 12 छंग कितने हुए जाके? 72 + 6 = कितना हुआ जाके? 30/78 ये हुआ जाके। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आएगा जाके?
इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.38। ये हमारे मोल काय के प्राप्त हो गए बेंजीन के। और ठीक इसी तरीके से हम NCCl4 यानी CCl4 के मोल निकालेंगे। तो CCl4 का कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई CCl4 का कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस 35.5 गुणित 4, टोटल कितना हुआ जाके 70 बटे में कितना होगा जाके हैं 154। दोनों सबको जोड़ के बता रहे हो 154। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे जाके तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.45। अब ये हमें NB और CCl4 दोनों के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज। x से रिप्रेजेंट करते हैं तो XB बराबर क्या हो जाएगा, NB अपॉन NB प्लस NCCl4 इज इक्वल टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 0.38 डिवाइडेड बाई 0.38 प्लस 0.45, इसको हमने सॉल्व करना है। इसका आंसर आ जाएगा 0.46। तो ये काय का मोल प्रभाज निकल आया, ये निकल आया है हमारा बेंजीन का मोल प्रभाज। ये चीज़ समझ में आ गई। अब सपोज करिए हमें काय का मोल प्रभाज निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, अगर CCl4 का भी पूछ दे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो CCl4 का मोल प्रभाज निकालने के लिए एक में से, क्यों हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी विलयन में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। चाहे एक अवयव हो, एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम उनके समस्त अवयवों के मोल प्रभाज निकालेंगे तो उनका योग कैसा होगा, एक। यहाँ पर कितने अवयव हैं हमारे पास, 2 अवयव हैं। तो 2 अवयव हैं तो दोनों, अगर हम एक में से इसका घटा दें 0.46 अगर हम घटा दें तो हमारे पास CCl4 का भी मूल प्रभाज आ जाएगा। इससे निकालना आसान है, इधर से कैलकुलेशन करेंगे तो कठिनाई से निकलेगा जाके। तो ये आ जाएगा 0.54। राइट, ये समझ में आ गया सवाल, हाँ आ गया क्लियर। एक और सवाल है ये आपके पास। एक सवाल ये है कि 30 ml 0.5 mH2SO4 को 500 ml तक तनु करने पर प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। अब देखना इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक विलयन लिया, ठीक है, अब वो विलयन आपका जो है 30 ml है, तो 30 ml में उसकी स्ट्रेंथ होगी, यानी उसका वॉल्यूम हो गया 30 ml, और उसकी सांद्रता है जो कि दी गई है 0.5 m। 0.5 m सांद्रता का 30 ml विलयन है। अब उसमें आपने पानी मिला के उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, यानी कि तनु कर दिया। जब आपने उसको डाइल्यूट कर दिया तो क्या होगा, उसका आयतन 500 ml तक कर दिया, तो 30 ml से 500 ml हो गया, लेकिन ओवरऑल उसकी स्ट्रेंथ तो बराबर ही रहेगी। कहने का मतलब है तनुता और सांद्रता का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो नॉर्मलता के रूप में हो चाहे वो मोलरता के रूप में हो। यानी कि अगर N1V1 माने, अगर इसको हम क्या मान लें V1 और इसको क्या मान लें M1, तो ये क्या हो गया आपका V2 और शेष क्या बचा जाके M2, यानी कि M1V1 बराबर M2V2। अगर मोलरता की जगह नॉर्मलता रही होती तब क्या हो जाता, N1V1 बराबर N2V2। बात समझ में आ रही है। तो अब तो बहुत आसान हो गया। M1 तुम्हारी कितनी है 0.5 इंटू V1 तुम्हारा कितना है 30 ml। अब M2 तुम्हारा निकालना है, कितनी मोलरता हो गई जाके, और V2 तुम्हारा 500 ml हो गया है। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, सही है।
15 डिवाइडेड बाई 500। कैलकुलेशन सही है? तो 3/100 तो 0.03 m, ये नॉर्मलता हो गई। कभी कभी इसी तरीके के सवाल में और ये तरीके से और पूछ देते हैं। एक तरीका और है, उसको भी यहीं से समझ लें, सवाल आगे आएगा तो आप लगा पाओगे। जैसे ये कहते कि हमने जो है 30 ml 0.5 m H2SO4 को पानी मिलाकर आयतन कितना कर लिया? 500 ml। ठीक है, तो हमें ये बताओ, 500 ml कर लिया गया, तो इसकी मोलरता कितनी हो गई? 0.03। तो हमें कितना पानी मिलाना पड़ा? किसी विलयन के 30 ml 0.5 m H2SO4 की मोलरता को 0.03 m बनाने के लिए उसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, या उसकी तनुता कितनी हमें बढ़ानी पड़ेगी, तब हमें यहाँ से क्या निकाल पाएंगे? V2 निकाल पाएंगे। लेकिन V2 फाइनल वॉल्यूम होगा जाके, कितना मिलाया गया, तो पहले कितना था? पहले 30 ml था और फिर बाद में मिलाया कितना गया। सवाल समझ पा रहे हो? सवाल में क्या बदलाव कर देंगे? वो इतना कर देंगे बदलाव कि यहाँ पर आयतन ना देके यहाँ पर आपको क्या दे देंगे? मोलरता दे देंगे, या नॉर्मलता वाला होगा तो नॉर्मलता दे देंगे। तो वो आपसे ये पूछेंगे कि हमने इसमें कितना जल मिला दें कि इसकी नॉर्मलता इतनी हो जाए या इसकी मोलरता इतनी हो जाए। तब हम क्या करेंगे? तब भी यही फार्मूला लगेगा, M1V1 या N1V1 बराबर N2V2 लगेगा। ठीक है, फिर हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो क्या, कौन सा वॉल्यूम आएगा? इतना हो गया, यानी कि पानी मिलाने के बाद इतना हो गया। लेकिन उतना हमें नहीं, हमसे ये पूछा गया है कि कितना मिलाया गया है, राइट। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें जो प्रारंभिक जो आयतन था उसको हमें उसमें से घटाना पड़ेगा। सवाल क्लियर है? अगर बदल के आ जाए, रूप बदल के आ जाए, वेश बदल के आ जाए तो कर लोगे? हैं? ऐसा तो नहीं वेश बदल के आए तो सीता मैया नहीं पहचान पाई थी, वैसे ही तुम भी ना पहचान पाओ, रावण ले जाए। देखिए एक और सवाल है। इस सवाल में है कि NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र है। ये यूरिया है, यूरिया जानते हैं ना, जो खेतों में डाली जाती है, जो हम लोग रोज़ निकाल देते हैं, वही यूरिया। यूरिया के 0.25 मोलल, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? मोलल। मोलल 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए, यानी कि इतनी सांद्रता यानी इतनी मोललता का 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए यूरिया के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया? मोलल दिया गया है। तो हमें काय का फार्मूला चाहिए? मोललता का फार्मूला चाहिए। तो मोललता का फार्मूला क्या हो जाएगा? M = स्मॉल w, यही तो बताया था, स्मॉल w × 1000 डिवाइडेड बाई m' क्या होता है? अणुभार इंटू कैपिटल W। अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या अवेलेबल नहीं है। तो देखो हमारे पास स्मॉल w अवेलेबल नहीं है और हमारे पास कैपिटल W भी अवेलेबल नहीं है। कैपिटल W भी इसमें अवेलेबल नहीं है, स्मॉल w भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमें कैपिटल W प्लस स्मॉल w पता है। कैपिटल W प्लस स्मॉल w बराबर क्या है? = 2.5 किलोग्राम, दैट इज इक्वल टू 2500 ग्राम। बात समझ में आ रही? यानी कि 2500 ग्राम विलयन हम बनाएंगे, जिसमें विलेय का भी द्रव्यमान होगा और विलायक का भी द्रव्यमान हो गया। अब यही चीज़ अगर हम नहीं ढूंढ पाएंगे इस सवाल में, तो इस सवाल को हम लोग लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सीधे सीधे इसमें ना W कैपिटल दिया है, ना स्मॉल w दिया है, ना तो विलेय का भार दिया है, ना ही विलायक का भार दिया है। हम साफ सवाल कैसे लगाएंगे? तो यही इस सवाल में ढूंढना है। तो हमने ढूंढ लिया कि स्मॉल w और कैपिटल W का योग दिया हुआ है, और जैसे ही ये बात पता चली वैसे ये सवाल क्या हो गया? हल हुआ। कैसे? देखो m की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी? 0.25,
इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू वही तो निकालनी है भैया, गुणे 1000 डिवाइडेड बाई एम डैश की वैल्यू कितनी होगी। अब यूरिया का अणुभार या तो रट्टा लगा लो या निकाल लो, NH2CO NH2 हमें याद है N का 14 दूनी 28 प्लस हाइड्रोजन का 4, 2 दूनी 4, 1 4 2 4 हाइड्रोजन है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4। अब कार्बन का कितना हो गया 12 और प्लस इसका हो गया 16, तो टोटल मिलाओगे तो 60 आएगा जाके। तो हमें पता है यूरिया का याद कर लो, बहुत पल्ला पड़ेगा इससे अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो। अब कैपिटल डब्ल्यू की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल डब्ल्यू की जगह हम क्या रख देंगे बताओ। 2500 में से अगर स्मॉल डब्ल्यू हम घटा दें तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब इसको कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं, 12 के स्टूडेंट हैं, बहुत आसान है। इसका आंसर 36.94 ग्राम। बताओ साहब, ठीक है मुन्ना। चलो अगला सवाल है 36 ग्राम H2O और 46 ग्राम मदिरा को आपस में मिलाया गया। 36 ग्राम पानी में 46 ग्राम शराब मिलाई गई। तो पूछ ये रहा है बच्चा कि दोनों के मोल प्रभाज बताइए, किसका हिस्सा ज़्यादा है किसका हिस्सा कम है। वो तो दिख ही रहा है, लेकिन मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हमें मोल चाहिए होते हैं सबके। और मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वही मान लीजिए n को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, n H2O के मोल कितने हो गए 36 हो गया आपका वजन, और इसका अणुभार कितना हो जाएगा H2O का, पता है नहीं पता है तो ये देख लो 36/18, 18 तिया 18 दूनी 36। चलो इतनी गलती तो बनती है, इतनी भी नहीं बनती। चलिए फिर उसके बाद क्या है NC2H5OH। अब एथिल एल्कोहल के मोल निकालने हैं, तो एथिल एल्कोहल कितना है, यानी कि हमारी मदिरा कितनी है 46, और इसका कितना निकलेगा जाके 24 + 5 + 16 + 1, यानी कि 46/1। अब किसके मोल प्रभाज को निकालना है, X H2O = N H2O डिवाइडेड बाई N H2O प्लस N C2H5OH = N H2O कितना निकलेगा जाके 2/2 + 1, तो X H2O 2/3 तो 0.67, और X C2H5OH बराबर क्या हो जाएगा 1 - 0.67 0.33। बताओ क्लियर, इतनी समझ में आ गई। अभी तक हमने सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ी और उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लगाए। अब हम लोग विलयन पढ़ते हैं। तो अभी क्या कर रहे थे, पढ़ तो विलयन ही रहे थे, लेकिन विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों को हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग प्योर विलयन पढ़ेंगे। और विलयन में हम किसे पढ़ेंगे, विलयन में हम पढ़ेंगे जलीय विलयन को। याद करो शुरुआत में हमने 3 विलयन बताए थे, गैसीय विलयन, ठोस विलयन और जलीय विलयन। गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैस होता था, जलीय विलयन जिसमें विलायक जल, और ठोस विलयन जिसमें विलायक भी ठोस होता था। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, जलीय विलयन की स्टडी हमें करनी है। तो जलीय विलयन
से पहले हम क्या करेंगे, विलेयता को पढ़ेंगे। विलेयता क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। विलेयता, एबिलिटी टू डिसॉल्व, घुलने की योग्यता या घुलने की क्षमता, वही तो ही विलेयता। तो जब विलेयता, जब हम घोल रहे हैं तो हम पहले सॉलिड्स पे ही जाते हैं, विलेयता पे, सॉलिड्स की। ठोस आपका विलेय पदार्थ है और जो विलायक है वो आपका द्रव है। हम मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ठोस में हमने नमक ले लिया या चीनी ले लिया, कोई भी चीज़ ले लो जो घुल सकती हो पानी में, और द्रव के तौर पे, विलायक के तौर पे हमने विलेय ले लिया है। अब दोनों को हमने मिक्स किया, एक निश्चित द्रव्यमान लिया। ऐसा नहीं कि हम जब जितना मन हो उतना ले लें, एक निश्चित द्रव्यमान ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं या 1 लीटर ले रहे हैं। मान लीजिए हम 100 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम पानी लिया हमने हैं, और फिर टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे करोगे? अरे भैया हम लोग कौन से वेरिएबल टेम्परेचर पे बैठे हुए हैं। कमरे में गर्मी लग रही है, थोड़ी देर पहले भी लग रही थी, थोड़ी देर बाद भी लगेगी। अब इतने जल्दी तो टेम्परेचर यहाँ का बदलेगा नहीं, या तो यहाँ पे बर्फ़ गिर जाए या बहुत तेज़ी से कहीं से आंधी पानी घुस आए तो बड़े ही टेम्परेचर बदल जाए। अदरवाइज जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है तो हमें ये लगता है कि आने वाले आधे घंटे तक या 15 मिनट तक या 20 मिनट तक ये 30 ही डिग्री रहेगा। क्या लगता है 40 हो जाएगा या नीचे जाएगा? अगर बदलेगा भी तो थोड़ा बहुत वेरिएबल, थोड़ा बहुत वेरी होगा, थोड़ा बहुत वेरी होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वेरी नहीं होने वाला है। तो उस कमरे के ताप पर, मान लीजिए कमरे का ताप 30 डिग्री है, उस पर हमने उसमें डालना चालू किया नमक को। कितने ग्राम पानी में? 100 ग्राम पानी में। तो आप नमक डाल रहे हो, नमक पानी में घुल रहा है, आप नमक फिर डाल रहे हो, नमक फिर पानी में घुल रहा है, आप फिर नमक डाल रहे हो, फिर पानी में घुल रहा है, फिर डाल रहे हो, फिर घुल रहा है। एक स्थिति क्या आएगी कि नमक कहेगा अब नहीं घुलेंगे, पानी भी कहेगा भैया बहुत। भाई किसी को अगर खाना दे रहे हो तो आप रोटी खिलाते चले जाओ, खिलाते, रसगुल्ले मान लो, रसगुल्ले अच्छे लगते हैं किसी को, रसगुल्ले डाल रहे हो और रसगुल्ले डाल रहे हो और रसगुल्ले डाल रहे हो। एक स्थिति क्या आएगी, अब नहीं, रहने दो। अब हम संतृप्त हो गए। क्या हो गए? संतृप्त हो गए। तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को एक निश्चित स्थिति में जितने रसगुल्ले खिलाए जा सकते हैं अधिकतम, वही उसकी क्या है? विलेयता है। यानी कि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ की जितनी अधिक मात्रा मैक्सिमम घोली जा सके उसको हम क्या कहते हैं? उसकी विलेयता कहते हैं, बशर्ते कोई लकड़ी ना करी जाए। अगर ज़्यादा मात्रा या कम मात्रा घोलनी है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ हमें गड़बड़ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हैं? तो यहाँ तक ये विलेयता की परिभाषा हो गई। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब संतृप्त विलयन बीच में तुम्हारा और छूट गया। संतृप्त विलयन क्या होता है? यही हो गया कि जब घुलना बंद हो गया एक निश्चित ताप पे, तो उस ताप पर वह विलयन कैसा है? सैचुरेट हो गया, संतृप्त विलयन आपका हो गया। अब इसको प्रभावित कौन करेगा, यानी कि इस विलेयता को प्रभावित कौन कौन कर सकता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। क्या लगता है अगर किसी विलयन में, अगर किसी विलयन की हम ताप बढ़ाएं, मान लीजिए कि किसी विलायक में हम कोई विलेय पदार्थ घोल रहे हैं, तो वो घुल के संतृप्त हो गया, और उसके बाद अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या और अधिक विलेय पदार्थ उसमें घोला जा सकता है? घोला जा सकता है या नहीं घोला जा सकता है? उसकी विलेयता देखिए, जितनी ज़्यादा मात्रा घुलेगी उसमें विलेयता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी कम मात्रा जाएगी उतनी विलेयता उसकी कम होगी। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, घट भी सकती है। डिपेंड करता है नेचर पे, यानी कि उसके जल योजन की जो क्रिया है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। दो तरीके की आपने जल योजन क्रियाएं
पड़ी होंगी। जल योजन से मतलब समझ रहे हो, जब किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को हम जल में घोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जल योजन। तो जल योजन की क्रिया में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है, तीसरा न्यूट्रल भी हो सकता है कुछ भी ना हो, ना एक्सोथर्मिक हो ना एंडोथर्मिक हो। तो अगर आपका विलयन एक्सोथर्मिक है, अगर आपका विलयन एंडोथर्मिक है यानी कि ऊष्मा शोषी है। एंडोथर्मिक मीन्स ऊष्मा को ग्रहण करने वाला, और एक्सोथर्मिक मीन्स होता है ऊष्मा को रिलीज करने वाला, निकालने वाला। बात समझ में आ रही? तो हमने अगर विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोला और उसके जल योजन की क्रिया अगर ऊष्मा शोषी है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो है विलेयता बढ़ेगी। अगर ऊष्मा शोषी, क्योंकि ऊष्मा शोषी का मतलब क्या, मांग रहा है, टेम्परेचर मांग रहा है, ताप मांग रहा है, इसलिए उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। और अगर एक्सोथर्मिक है यानी कि ऊष्मा क्षेपीय है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता उसकी घट जाएगी। बात समझ में आई? कोई एक उदाहरण दे सकते हो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का? नहीं दे सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ को हम टेस्ट ट्यूब में डालें, टेस्ट ट्यूब ट्रांसपेरेंट होती है कांच की, अगर उसमें हम किसी सब्सटेंस को डालें और वो ठंडी हो जाए, आइस की तरीके से, जैसे पानी फ्रिज में से बोतल निकालते हैं वैसे ही हो जाए, हो सकता है? हो सकता है। अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में डालते हैं और क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो क्या होता है कि ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। तो ऊष्मा अवशोषित होगी तो वो आसपास के या जितनी भी उस सॉल्यूशन में एनर्जी होगी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा और वो ठीक टेस्ट ट्यूब वैसी हो जाएगी जैसे हम कभी कभी फ्रिज के बाहर बोतल निकालते हैं और उसके ऊपर बूंदें बूंदें जमा हो जाती हैं और वो ठंडी हो जाती है। बोतल होती कि नहीं होती, तो ठंडी दिखती है, ऊपर से उस पर बूंदें बूंदें दिखती हैं। ठीक टेस्ट ट्यूब भी ठीक उसी तरीके से हो जाएगी। तो पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम जल में घोलते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है, तो हमें फील हो जाएगा कि हाँ ये एंडोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक का तो उदाहरण ऐसा ही है, सीधे सीधे कि चूने को पानी में डाल दो तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डालो तो क्या होगा, अपने आप गर्म हो जाता है, हाथ डाल दोगे तो जल भी जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि नहीं? तो ये आपकी क्या हो गई जाके, ऊष्मा क्षेपी। तो इसमें अगर ताप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी और पोटेशियम नाइट्रेट में बढ़ेगी। तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट हो गया। क्या इफेक्ट हो गया कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे, ऊष्मा क्षेपी अगर अभिक्रिया है तो विलेयता घटेगी, और ताप बढ़ाने पर अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं दाब की। क्या दाब का भी कोई इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, इसकी विलेयता पे? जलीय विलयन में जिसमें कि विलेय तुम्हारा ठोस है और विलायक द्रव है, तो इसकी विलेयता पे, ऐसा विलयन द्रव में, ठोस के विलयन में क्या दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा? बताओ। देखिए, ठोस तुम्हारे कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य, यानी उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और द्रव जो होते हैं वो भी लगभग असंपीड्य होते हैं, यानी कि उनकी संपीड्यता क्या होती है, लगभग नगण्य होती है। बहुत ज़्यादा संपीडित उनको नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएं भी तो बहुत ज़्यादा, जितना सैचुरेट सॉल्यूशन बन चुका है उस टेम्परेचर पर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे भी तो भी बहुत ज़्यादा उसके विलेयता में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि प्रभाव पड़ेगा भी वो निग्लिजिबल होगा। इसलिए द्रव विलायकों में जब ठोस घोला जाता है, यानी कि ठोस के द्रव में विलयन बनाने पर, उस पर दाब बढ़ाने पर दाब का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव उसकी विलेयता पर नहीं पड़ता है। ये चीज़ समझ में आ गई? अब हमें पढ़ना है जल में गैस का विलयन। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। चूँकि आज हो गया है समय पूरा,
टाइम हो गया ख़त्म, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग कल के लिए डाल देते। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेनरी का नियम और जल में गैस की विलेयता। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, गो होम सेफली।